सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये श्रृंखला 1 बाय 1 करके क्लासेस दी जा रही हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन उठाया जा रहा है और इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ताकि एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन दिखे, और इसलिए हर चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन निकाल करके बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अनुगमन विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू होता है Q/T। मतलब ये है कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि किसी चालक में एकांक समय में, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस तरह से कोई चालक है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आवेश कहलाता है। और आवेश अगर एकांक समय में जो एक, जैसे मान लीजिए t समय में q कूलम आवेश प्रवेश कर रहा है या मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना होगा। तो 1 सेकेंड में बात होगी तो ये t से डिवाइड करेंगे तो Q/T हो जाएगी। ये 1 सेकेंड में आवेशों की संख्या है। तो हम कहेंगे किसी चालक में एकांक समय में, किसी चालक में एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर या फिर आवेशों की संख्या, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो एकांक समय होगा, एकांक सेकेंड, इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं I, और ये I इक्वल टू मिलेगा Q/T। तो इस तरह से हम लोग विद्युत धारा को कह सकते हैं, या फिर एक लाइन में लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि दूसरा अनुगमन, ये तो विद्युत धारा हो गया, और दूसरा हम लोग समझते हैं अनुगमन वेग, जिसे हम लोग VD से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से प्रदर्शित करते हैं। और VD क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, इसको बैटरी से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से या किसी भी संभरक से न जोड़ा जाए, तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से जिगजैग मोशन में यादृच्छिक गति करते हैं। कोई इधर जाएगा, इस तरह से यादृच्छिक गति करते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और ये यादृच्छिक गति के कारण जब इसका औसत वेग निकाला जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होगा, 0 होगा। जो एवरेज निकाला जाएगा औसत वेग जो होगा वो 0 होगा। ये कब 0 हो रहा है, जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से न जोड़ा जाए। किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से न जोड़ा जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनों का, उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। तथा जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं। अनुगमन वेग एक फिगर फिर से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक कंडक्टर है, एक चालक है, ये मान लीजिए चालक है, और ये चालक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जब तक नहीं जोड़ते हैं तब तक, और इसका जो औसत वेग होगा किसका, इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, औसत वेग ये कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये यादृच्छिक गति करेंगे, इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, कोई धनात्मक आएगा तो कोई ऋणात्मक आएगा, इसलिए जब औसत लेंगे तो इसका औसत वेग 0 होगा। लेकिन जैसे ही इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, ये मान लीजिए किसी संभरक से या वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं, V से जैसे जोड़ेंगे, ये इसके दोनों सिरों पर एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक उत्पन्न करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे प्लस की तरफ आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन ठहरा ऋणात्मक और ये धनात्मक प्लस माइनस को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो ये विभवांतर, ये जैसे ही संभरक से जोड़ते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, ये चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर जनरेट करता है। और ये विभवांतर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये
प्लस पॉजिटिव, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाएगा तब इसका औसत वेग जो होगा, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। तो ये कब अनुगमन वेग होगा, जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तब उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। और इसे हम लोग Vd से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे अनुगमन वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए इसे Vd से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया अनुगमन वेग। अब हम लोग संबंध स्थापित करते हैं अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो इस तरह से इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से ना जोड़ा जाता है तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, अर्थात या तथा जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। तो इस तरह से अनुगमन वेग हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये चालक है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ये इस तरह से इस चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी कि V वोल्ट से जोड़ दिया जाता है। V वोल्ट से जैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कि ये इसका परिच्छेद है, परिच्छेद मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग मान लेते हैं कि PQ, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है PQ परिच्छेद काट का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बेलन का आकार है, इसको खीरा, जिस तरह से खीरे को काटते हैं स्लाइसेस पतला पतला, उसका उस खीरे का एक पतला सा स्लाइसेस जो काटते हैं हम लोग, वो स्लाइसेस एक परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यहाँ से जैसे ही जोड़ा जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक गति पा जाएंगे, जिस गति का नाम होगा अनुगमन वेग। इस चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन गति करेगा उस गति का नाम होगा अनुगमन वेग। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुगमन वेग से गति करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए t समय पश्चात ये इस परिच्छेद तक पहुँचता है, यहाँ PQ, इसको बना लेते हैं हम लोग RS परिच्छेद तक पहुँचता है ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ से यहाँ तक आता है। तो हमें पता करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना दूरी, ये पूरी की पूरी जो लंबाई है इस चालक की, ये जो लंबाई है वो स्मॉल l है। और इस स्लाइसेस का क्षेत्रफल मान लेंगे कि माना किसी चालक का परिच्छेद काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उस चालक की लंबाई स्मॉल l है। चालक के परिच्छेद काट का क्षेत्रफल PQ से इलेक्ट्रॉन मूव करके या गति करके RS तक पहुंचता है। RS तक पहुंचने में t समय लगता है और इसकी जो गति होगी वो अनुगमन वेग से यहाँ तक आने में t समय ले रहा है। तो दूरी कितना हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग डिराइव करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना जो इसका करंट होगा, करंट कितना उत्पन्न होगा, तो हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे हम लोग कि माना t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I = Q/t, इसे बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
मान लेंगे हम लोग कि Q समय में या T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा जो जनरेट करेगा वो Q/T होगा, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होगी। अब आगे अगर हम लोग माने कि माना अनुप्रस्थ परिच्छेद काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, मान लें हम लोग कि माना चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A तथा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है। तो हम लोग अब दूरी निकाल लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉनों की ये तय की गई दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ PQ से RS तक पहुंचने में कितना दूरी तय करेगा, ये निकालने के लिए हमें पता है कि दूरी बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा PQ से RS तक जाने में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये दूरी जो होगा, दूरी होगा चाल गुणे समय। चाल कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो उसका अनुगमन वेग Vd होगा। Vd चाल से जा रहा है और समय कितना लग रहा है T, तो हम कहेंगे Vd इंटू T दूरी ये तय करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो Vd होगा और T समय पश्चात कितना दूरी तय करेगा, तो Vd इंटू T हम लोग कहेंगे कि Vd इंटू T दूरी तय करेगा। तो अब ये जो इसका डिस्टेंस पता चल गया वो Vd इंटू T पता चल गया कि ये इसका डिस्टेंस होगा। अब इसका आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है तो सबसे पहले इसका आयतन निकालना है कि कितना इसका आयतन होगा। तो हम कहेंगे कि आयतन PQRS का आयतन इसमें निकालना है। और आयतन क्यों निकालेंगे, तो आयतन PQRS का अगर निकालना है हमें, तो PQRS कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जैसे मान लीजिए ये PQ और RS ये इस तरह से है, इसे बना लेंगे PQ और RS। ये इसका क्षेत्रफल इसका निकालना है और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कितना है VD इंटू T, और ये लग रहा है कि बेलन के आकार का है, तो ये बेलन का आयतन ही होगा। बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। बेलन का जो आयतन होगा वो पाई R स्क्वायर H होता है। और पाई R स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पाई R स्क्वायर है वो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल किसका है, इस परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ये सर्कल का है, इसका मतलब इस परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो हम कहेंगे कि ये परिच्छेद का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कितना है Vd इंटू T। ऊंचाई भी कह सकते हैं Vd इंटू T। और परिच्छेद का क्षेत्रफल हमें पता है, वहाँ मान लिए हम लोग कि परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इसका जो आयतन होगा V इक्वल टू A Vd इंटू T। और यहाँ कह सकते हैं हम लोग PQRS का आयतन होगा VA Vd इंटू T। तो अब इस तरह से हम लोग
ए वी डी इंटू टी निकालनी है। अब हमें पता है कि जो अगर आयतन पता हो गया, एकांक आयतन में अगर मान लिए हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा पी क्यू से आर एस तक जाने में टी समय में तय की गई दूरी कह सकते हैं। और अगर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हमें मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है, तो हमें 5 पेन की कीमत अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 रुपये। तो हमें एक का पता है कि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो जितने भी आयतन का पूछेगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमें पता है, अगर एकांक पता है तो हम कहेंगे कि ये जो पी क्यू आर एस है कि आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, n तो होगा एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टोटल आयतन कितना है, ए वी डी इंटू टी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एन ए वी डी इंटू टी, ये होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर यहाँ से आवेश निकालना चाहें हम लोग, अब आवेशों की संख्या अगर निकालें हम लोग कितना होगा, तो हम लोग इसमें पी क्यू आर एस में कितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लोग कहेंगे कि पी क्यू आर एस में उपस्थित कुल आवेश कितने होंगे, Q इज इक्वल टू, आवेश के क्वांटिमीकरण सिद्धांत के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है, Q बराबर एन ई होता है एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है एन ए वी डी इंटू टी, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ई है। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आवेश निकल करके आएगा एन ई ए वी डी इंटू टी। अब ये जो Q का वैल्यू है वहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, हम कहेंगे कि Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो यहाँ I इज इक्वल टू मिलेगा, I इज इक्वल टू Q बटे T, यानी कि एन ई ए वी डी और इंटू टी डिवाइड बाय टी। यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये रिलेशन होगा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होगा। I इज इक्वल टू विद्युत धारा होगा, और यहाँ n है एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये E इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, और A है परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद काट का क्षेत्रफल, और VD है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या फिर अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ये है। और इस तरह से अगर कहा जाए कि ये जो विद्युत धारा होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये विद्युत धारा किसी चालक में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और इलेक्ट्रॉन तो ये फिक्स है और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और ये उसके अनुगमन वेग पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। और अगर इसके आगे और बढ़ा दिया जाए, अगर कहा जाए कि विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए, तो ये अनुगमन वेग को हम लोग डिवाइड करेंगे, इस क्षेत्रफल को हम लोग डिवाइड करेंगे विद्युत धारा में, तो निकल करके आएगा धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का जो डिफिनीशन होगा, अगर धारा घनत्व इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए और धारा घनत्व के फॉर्मेट में लिखा जाए, तो धारा घनत्व चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जे से रिप्रेजेंट होता है और जे इक्वल टू होता है I/A, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये अगर इस तरह से फॉर्मेट में लाना है जे के, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा I/A इज इक्वल टू NE/VD, और ये I/A को हम लोग लिख सकते हैं J इज इक्वल टू NE/VD। ये होगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं और ये डेरिवेशन जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये तो पढ़ करके ही जाना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस तरह से वीडियो एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए और सारा का सारा जितना बताया जा रहा है किसी भी तरह से, चाहे कहीं से पढ़िए, इसको पढ़ करके ही जाना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।